Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Okay, Ji, we were doing the topic differentiation, and almost we have completed. Only one thing we are left with, which is uh, connected rates of change, or you can say related rates of change, which involves the chain rule as well. So let's start that. Okay, connected rates of change को इस टॉपिक में बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पहले मैं इंडिविजुअली हर किसी को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं उस उन सब चीजों को एक किसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे हम. सो लेट्स डू. सो कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज में एक तो सबसे पहले यूज होगा चेन रूल. व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल इज dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. और ये कोई चेन रूल, ये एक कोई स्पेसिफिक चेन रूल यही नहीं है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. सो सपोज आपकी लेफ्ट साइड है डी वाई बाई डी एक्स. अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स किसी क्वेश्चन में फाइंड करना हुआ तो आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू राइट साइड पे भी क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स. फिर आप नॉर्मली क्वेश्चन में देखेंगे थर्ड वेरिएबल वाई और एक्स के अलावा क्या यूज हो रहा है. अगर वो थर्ड वेरिएबल टी यूज हो रहा हुआ तो आप ऊपर भी डी टी और नीचे भी डी टी लिख देंगे. लेकिन ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा चेन रूल. मीन सपोज आपको किसी क्वेश्चन में अगर फाइंड करना है सपोज डी ए बाय डी आर. अगर आपको ये फाइंड करना है सो आप क्या लिखेंगे? डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू डी ए बाय डी आर. अब अगेन फिर उस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल देखेंगे कि ए और आर के अलावा उस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल क्या यूज हो रहा है. अगर वो थर्ड वेरिएबल टी हुआ तो आप यहाँ पे भी डी टी और इधर भी डी टी लिख लेंगे. और अगर थर्ड वेरिएबल वो वी हुआ तो आप ऊपर भी डी वी और इधर भी डी वी लिख लेंगे. सो इसी के से ये चेन रूल बन जाएगा. सपोज आपको किसी क्वेश्चन में फाइंड करना है डी वी बाई डी टी. सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू चेन रूल कैसे बनाएंगे? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. अब फिर आप उस क्वेश्चन में देखेंगे कि वॉल्यूम वी हो सकता है, वॉल्यूम हो, टी हो सकता है, टाइम हो. इस वी और टी के अलावा क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? अगर थर्ड वेरिएबल आर यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे भी डी आर लिख लेंगे और इधर भी डी आर लिख लेंगे. तो चेन रूल बन जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी. इसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड करना हुआ डी वाई बाय डी टी.
सो आपका चेन रूल क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। और क्वेश्चन में चेक करेंगे कि व्हाट्स अ थर्ड वेरिएबल अदर देन वाई एंड टी। सो अदर देन वाई एंड टी, अगर उस क्वेश्चन में एक्स हुआ तो आप लिखेंगे डी एक्स यहाँ पे, डी एक्स यहाँ पे। सो आपका चेन रूल बन जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो आज के क्वेश्चन जो हम करेंगे, रिलेटेड रेट ऑफ चेंज मीन कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज, उनमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम अलग अलग पहले डिस्कस करेंगे और फिर एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और एक हमने छोटी चीज जो डिस्कस कर ली है वो है चेन रूल। अब इसके अलावा लास्ट क्लास में भी जो हमने कुछ चीजें की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने ये, अगर हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल राइट डी वाई बाई डी एक्स। अगर हो y इज इक्वल टू टी क्यूब, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज डी वाई बाई डी टी। अगर हो x इज इक्वल टू टी क्यूब तो उसको हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। अगर हो a इज इक्वल टू आर क्यूब तो वी यूज टू राइट इट डी ए बाई डी आर। इफ v इज इक्वल टू टी क्यूब देन डी वी बाई डी टी। s इज इक्वल टू एक्स क्यूब मीन आपके पास आएगा डी एस बाय डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाय डी एक्स है, ये हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये डी वाई बाय डी एक्स रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को। डी वाई बाय डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट को। और ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली, राइज ओवर रन। राइज मीन चेंज इन वाई एंड रन मीन चेंज इन एक्स। सो राइज ओवर रन, बेसिकली ग्रेडियंट का मतलब ये होगा इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम वर्ड्स में लिखें तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कहीं लिखा हो डी ए बाय डी आर, सो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। हो सकता है ये a किसी शेप का एरिया हो और r उसका रेडियस हो। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर कहीं लिखा हो डी वी बाई डी टी, so dv by dt is the rate of change of v with respect to t। अगर ये v वॉल्यूम है और t टाइम है तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नॉर्मली जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो वो मेंशन करना जरूरी नहीं होगा। अगर सिंपली आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो दैट इज आल्सो शोइंग dv by dt। मीन अगर विद रिस्पेक्ट टू किसी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो वो आप चेक कर सकते हैं उस क्वेश्चन में कि वो नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा। जिस तरह आप लोग वेलोसिटी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, लेकिन बेसिकली तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी कहते हो, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। लेकिन जब आप वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेंशन नहीं कर रहे होते तो वो अंडरस्टूड है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हो, वर्ड्स में लिखा हो तो हमें उसको न्यूमेरिकली मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए। अगर वर्ड्स में लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो दिस इज बेसिकली dy बाय dx। अगर कहीं लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r, तो व्हाट इज दिस, दिस इज dA बाय
डी आर। अगर कहीं हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स with respect to t, तो this is dx by dt। अगर सिंपली लिखा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y या रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, अब जब विद रिस्पेक्ट टू मेंशन नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। आप उसको क्या लिख लेंगे, dy बाय dt। और ये मैं क्वेश्चन में जब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कोई डाटा गिवन होगा, तो उधर से भी मैं कंफर्म करवाऊंगा, बताऊंगा कि ये पर टाइम टी बाय डी टी हमने इसे लिखा कि वो उसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर्स वगैरह इस तरह होती है। सो उससे पता चल रहा होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अगर सिंपली हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डी वी बाय, विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो डी वी बाय डी टी। अब रेट ऑफ चेंज भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, और नेगेटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। मीन अगर आपको ये कहा जाए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो इसको भी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डी ए बाय डी टी, विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टी। और इसका जो आंसर अगर आपको कहे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया 5 है, तो वो आप पॉजिटिव 5 लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज है, वो पॉजिटिव 5 होगा। लेकिन अगर हो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, डी वी बाई डी टी ही लिखेंगे, क्योंकि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम है तो डी वी, पर यूनिट टाइम तो डी वी बाई डी टी। सो लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी लिखी हो कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो फिर वो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आप लिखेंगे -5। क्योंकि ये डिक्रीज है तो डिक्रीज के केस में आपने यहाँ पे फिर माइनस लिखना होगा। रेट ऑफ डिक्रीज हो या रेट ऑफ इंक्रीज हो, लिखते हो उसको ऐसे ही है, डी ए बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अब ये कुछ चीजें हमें पता हैं, और हम अब कोई क्वेश्चन में लेता हूँ जिसमें ये सारी चीजें और चेन रूल वगैरह यूज होगा। जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिएगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल is 2 centimeter per second. Find the rate at which its area is increasing. Find the rate at which its area is increasing when radius is 5 centimeter. So ये हमारे पास क्वेश्चन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन इसी तरह स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ही होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। हमने इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमने अपने क्वेश्चन को न्यूमेरिकली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं इसमें से। सबसे पहली बात बताइए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। सो इजलाल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस को बताइए मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं।
इसकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है? सर डी आर ओवर डी टी। जी, डी आर ओवर डी टी। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया हुआ था, तो आपने वो देखा कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। सो आपने लिख दिया डी। हम डाटा पहले कलेक्ट करें। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस मीन डी आर बाई डी टी। और वो गिवन क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये पर सेकंड से भी आपको पता चल गया कि ये पर यूनिट टाइम है, डी आर बाई डी टी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़े। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। सो आमना बताइए मैथमेटिकली नोटेशन की फॉर्म में बताइए फाइंड क्या करना है। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, क्या फाइंड करना है? सर डी ए बाई डी आर। आपने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कैसे समझा? मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो दिया ही नहीं था, सिंपली कहा था फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। जब रेडियस 5 सेंटीमीटर, वो विद रिस्पेक्ट टू तो नहीं था ना, तो सिंपली कहा था फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। So rate at which its area is increasing. So we have to find dA by dt. अगर मैं कहता find the rate at which its area is increasing with respect to radius, तो फिर हम लिखते dA by dr. So यहाँ उसने कहा था find the rate at which its area is increasing. So ये हमने find करना है। So ये अगर हमने find करना है तो सबसे पहले आपने जो find करना है उसके लिए चेन रूल बनाइए। आपका चेन रूल फाइंड डी ए बाई डी आर के लिए देखिए, मैं आप चेन रूल बना लो, क्योंकि मुझे फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। सो उसके लिए चेन रूल पहले बनाएंगे। सो चेन रूल कैसे बनाते हैं? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि ए और टी, एरिया और टाइम के अलावा इस क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? थर्ड वेरिएबल रेडियस यूज हो रहा है। तो इसका मतलब वो हम लिख देंगे डी आर यहाँ पे और डी आर यहाँ पे। अब देखिए ये चेन रूल, अगर आपको डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, अगर आपको ये फाइंड करना है, देन यू शुड हैव डी ए बाई डी आर, यू शुड हैव डी आर बाई डी टी। सो क्या हमारे पास ये दोनों हैं डी आर बाई डी टी? यस, हमारे पास डी आर बाई डी टी तो है, बट वी डोंट हैव डी ए बाई डी आर। अब ये डी ए बाई डी आर कहाँ से आएगा? डी ए बाई डी आर मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये कहाँ से आएगा? मीन अगर एरिया दिया हो तो आप उसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए बाई डी आर। सो अब आपकी पहली वर्किंग होगी डी ए बाई डी आर फाइंड करने के लिए। तो वो इस क्वेश्चन में तो कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं है। अब फिर इस क्वेश्चन में आप देखिए कि शेप कौन सी है जिसकी बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में शेप कौन सी है जिसकी बात हो रही है? वो है सर्कल। सो सर्कल का कोई ऐसा फॉर्मूला आपके माइंड में जो एरिया को और रेडियस को कनेक्ट करे, वो आप लिखें। मीन सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आप लिखें, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस होता है, और वो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो अगर आपने डी ए बाई डी आर फाइंड करना है तो आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, एरिया को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया को अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करें, जैसा वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। सो एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट डी ए बाय डी आर। याद रखिए पाई एक कांस्टेंट नंबर है, 3.142 वैल्यू है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे 3 r² लिखा हो, 5 r² लिखा हो, 7 r² लिखा हो। तो ये कोफिशिएंट है पाई, और कोफिशिएंट्स डिफरेंशिएट नहीं होते। सो पाई एज इट इज रहेगा, जस्ट r² की डिफरेंशिएशन आप लिखें, और r² की डिफरेंशिएशन होती है 2r। तो टू कोफिशिएंट जब बनेगा तो पाई पहले से है, तो डिफरेंशिएशन होगी आएगी 2 पाई r। सब आप देखिए कि डी ए बाई डी आर भी आ चुका है आपके पास, और डी आर बाई डी टी तो पहले से ही था। सो उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो dA/dr की जगह लिख दिया 2πr, और dr/dt की जगह लिख दिया हमने 2। अब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना था, वो हो चुका है। सिर्फ इस रेडियस की अगर वैल्यू पता चल जाए तो आप कर लेंगे। और रेडियस की वैल्यू उसने क्या कही थी कि जब रेडियस 5 हो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। सब आप रेडियस की जगह 5 पुट कीजिए। सो अगर आपको कहे आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना हो, तो इन टर्म्स ऑफ पाई योर आंसर इज 20 पाई। और अगर इन टर्म्स ऑफ पाई ना कहे तो बताइए इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या बन रहा है। इज दिस 62.8? Yes, sir. So rate of change of area, the rate at which its area is increasing is 62.8। इसकी यूनिट बताइए क्या बनेगी। dA/dt, एरिया मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय dt मीन पर सेकेंड। सो एरिया की यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो अगर रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा उस वक्त एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इस ऐसे क्वेश्चन में जो शेप यूज हो रही होगी उस शेप के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। जैसा एरिया ऑफ सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। स्फेयर है उसका, या बाकी और कोई भी शेप हो उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। The volume of a sphere is increasing at the rate 20 meter cube per second. Find the rate at which its radius is increasing. When radius is 3 meter. ओके, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग। सो ये क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीन dV/dt गिवन है। dV/dt गिवन है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, रेट एट विच इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, मीन हमने dr/dt फाइंड करना है। ये अगर फाइंड करना है तो आप देखिए कि ये फाइंड करने के लिए आप चेन रूल पहले बनाएंगे सबसे पहले। और चेन रूल आपको जो फाइंड करना है वही आप लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। आपको dr/dt फाइंड करना है। सो dr/dt इज इक्वल टू dr/dt
और क्वेश्चन में देखिए रेडियस और टाइम के अलावा थर्ड वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वो हो रहा है वॉल्यूम। सो इधर भी लिख देंगे डीवी और इधर भी लिखेंगे डीवी। सो ये आपका चेन रूल बन गया, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी। अब अगर आपको डी आर बाई डी टी फाइंड करें तो यू शुड हैव डी वी बाई डी टी। बिल्कुल है, डी वी बाई डी टी हमारे पास 20 है, लेकिन डी आर बाई डी वी हमारे पास नहीं है। और डी आर बाई डी वी बेसिकली रेडियस और वॉल्यूम की का आपस में कनेक्शन है। और अब आप देखें शेप कौन सी है, शेप है स्फेयर। और अब आपको स्फेयर का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो वॉल्यूम और रेडियस को कनेक्ट करता है। मीन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको पता होना चाहिए। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो कि आपको फॉर्मूला साथ वहां पे दे देगा, जैसा स्फेयर का अक्सर फॉर्मूला शीट में भी लिखा होता है। मीन जो फॉर्मूलाज आपको ओ लेवल में मेंसुरेशन में गिवन होते थे वो अब भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज ओ लेवल में नहीं थे, अब भी नहीं गिवन होंगे। सिलेंडर नहीं गिवन होता था, प्रिज्म नहीं गिवन होता था। सो इस तरह के फॉर्मूलाज आपको फिर आने चाहिए। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए, इसको आपने कर दिया, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आ जाएगा डी वी बाय डी आर। याद रखिए ये 4 पी को कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है 3 बी पाई बी। ये 4/3 पाई ये जस्ट कोफिशिएंट है, और ये एज इज रहेगा। तो आर क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3 r स्क्वायर। और जब वो आर क्यूब की डिफरेंशिएशन 3 r स्क्वायर होगी तो वो 4/3 का जो 3 है और वो आर क्यूब का कोफिशिएंट 3 वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 4 पाई और पावर में से 1 माइनस, तो 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जो 3 कोफिशिएंट बनेगा वो इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो डी वी बाई डी आर आपके पास आ गया 4 पाई r स्क्वायर। सो अब हम ऐसा करते हैं, इसको वैल्यूज को यूज करते हैं। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, अच्छा इधर आप देखिए डी आर बाई डी वी है और हमने फाइंड किया डी वी बाई डी आर। सो डी वी बाई डी आर है 4 पाई r स्क्वायर, तो डी आर बाई डी वी क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। मीन ये होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। एंड व्हाट इज डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज 20। सो अब आप इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कीजिए, 20 और 4 तो कैंसिल होके आपके पास 5 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5/पाई r स्क्वायर था 3 स्क्वायर। सो अगर आप उसने एग्जैक्ट वैल्यू कहा तो एग्जैक्ट वैल्यू 5/9 पाई। और अगर एग्जैक्ट नहीं कहा तो आप इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में जरा आंसर बताइए क्या आ रहा है। 5/9 पाई का आंसर बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। जी, जीरो किसी पॉइंट के वन पास सेवन कैलकुलेटर नहीं है? सिक्स 0.177 दोबारा बोलिएगा, जीरो 177 177। जी। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो सेंटीमीटर नहीं, इसमें मीटर यूनिट यूज हो रही है, मीटर पर सेकेंड। सो ये था टॉपिक कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज, इसकी 2 एग्जांपल्स। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, पास पेपर से भी कोई क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन देखिए. A point is moving along the curve y is equal to 2x plus 5 by x in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate of 0.02 units per second. The x coordinate is increasing at a constant rate of 0.02 units per second. So इसको अगर हम पहले मैथमेटिकली लिखें तो ये कैसे लिखेगा? X coordinate is increasing, so dx by dt is 0.02 units per second. Find the rate of change of y coordinate when x is equal to 1. Find करना rate of change of y coordinate, mean dy by dt find करना है. अब अगर dy by dt find करना है तो उसके लिए पहले चेन रूल बनाते हैं. dy by dt find करना है, वो इक्वल होगा dy by dt is equal to dy by dt. क्वेश्चन में y और t के अलावा थर्ड वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो यहाँ भी x dx, इधर भी dx. सो ये चेन रूल बन गया. सो dy by dt is equal to dy by dx into dx by dt. अब dx by dt है हमारे पास, dy by dx नहीं है, और वो कोई फाइंड करना मुश्किल नहीं है. इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है y is equal to 2x plus 5 over x. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx आ जाएगा. सो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, इक्वेशन आपकी है 2x plus 5 by x. सो 2x प्लस उसको डिफरेंशिएट करना है तो उसको न्यूमरेटर में ले x पावर -1, और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. सो यू विल गेट dy by dx इज 2x की डिफरेंशिएशन इज 2, पावर -1 कोएफिशिएंट बनेगा तो -5x पावर -2. सो dy by dx इज 2 -5 by x स्क्वायर. चलें जी, ये वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी हैं, इनको पुट करते हैं इधर. So dy by dt is equal to, what is dy by dx? It is 2 minus 5 by x square. Times dx by dt is 0.02. अब x given था when x is equal to 1, तो अब आप x में पुट कर दीजिए 1. So x में 1 पुट करेंगे तो 2 minus 5 over 1 is 2 minus 5. 2 minus 5 is -3. So आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को 0. That is minus 0.06. So this is the rate of change of y coordinate. अगर यहां से आपसे पूछे बताइए कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है, क्या y इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? dx by dt तो 0.02 था, पॉजिटिव 0.02, इसका मतलब x इंक्रीज कर रहा था. लेकिन dy by dt का आंसर आया नेगेटिव, इसका मतलब y is decreasing. So x was increasing at the rate 0.02 and y is decreasing at the rate 0.06. Rate of change of y coordinate is -0.06. जी, ये क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम? इसके साथ ही डिफरेंशिएशन टॉपिक की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है. अब फर्दर इसके अलावा पास पेपर के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी, आएंगी या आई होगी. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा. बताइए अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ कोई क्वेश्चन, तो मैं अभी उसको बता सकता हूं कि वो कैसे करना है. सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ईद काफी लंबी हमने सेलिब्रेट कर ली है, प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला। उम्मीद है ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा जी, ये हो गया अब कंप्लीट। तो अब आपने हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारे डेली बेसिस पे खैर क्लासेस आगे होती रहेंगी। और जिस तरह मैं चाहता हूँ, जैसा M1 हमारा एक क्लास में डेली पेपर एक डिस्कस हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा P1 भी डिस्कस हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इंटीग्रेशन अभी टॉपिक रहता है। और इसके साथ इंटीग्रेशन तो खैर रहता है, इंटीग्रेशन रहता है, और इसके अलावा फंक्शन भी। फंक्शन तो हम कर चुके हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन मैंने आपको नहीं करवाया। अगर वो मैं साथ साथ करता रहा, वो टॉपिक्स अगर मैंने चलाए, तो फिर शायद P1 की उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर आपको जो इंटीग्रेशन टॉपिक है उसके मेजर बेसिकली 5-6 लेक्चर दिए, अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स लास्ट जो बैच की है वो सेंड करूं, तो आप इंटीग्रेशन टॉपिक मीन डेली बेसिस पे अगर 2-2 लेक्चर भी सुने, वैसे तो आप चाहें तो एक ही दिन में सारा इंटीग्रेशन के टॉपिक्स वो जो 6-7 लेक्चर हैं, ज़्यादातर उसमें मैंने प्रैक्टिस भी है। मेजर वैसे तो 10-11 लेक्चर है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस बात काफ़ी ज़्यादा है पास पेपर्स की। मेजर जो लेक्चर्स हैं वो 5-6 ही हैं। अगर मैं आपको लेक्चर सेंड करूं, तो क्या आप वो लेक्चर्स देख के टॉपिक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन भी। और हम फिर अलग से क्लास कर लें कि उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हों जो आप प्रैक्टिस करें, तो वो हम डिस्कस कर लें। इससे ये होगा कि हम P1 की प्रैक्टिस ईयरली से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तकरीबन 15 दिन रह गए, और हम चाहते हैं कि 10-12 पेपर्स हम पास पेपर्स के डिस्कस कर सकें। क्या इस बात पे एग्री हैं सब? जी सर। जी सर। जी, आई आवाज आमना और इजलाल की। व्हाट अबाउट रिदा एंड इलियास? ठीक है सर। यस सर। ओके, जबरदस्त हो गया। अफान ने तो देने ही अक्टूबर नवंबर में है, पर चलो सेट हो गया। तो चलो मैं आपको लेक्चर सेंड करता हूँ, लेकिन अभी आपने ये करना है कि एक तो डिफरेंशिएशन की अपने टॉपिकल से प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशिएशन टॉपिक इजी नहीं है, आपको एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जब आप पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो नए नए क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे, और उसमें प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स आप मुझसे फिर डिस्कस कीजिएगा। और इसके अलावा मैं इंटीग्रेशन और उस दूसरे टॉपिक के भी लिंक तो वैसे ऑलरेडी आपके पास है, आप उसमें से देख सकते हैं P1 का। और फिर भी अगर नहीं है तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, उनके उन टॉपिक्स को खुद जरा देखिएगा आप, उन लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इन एकेडमी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।